अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज के एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से रूम डेटाबेस के साथ काम करने के लिए हम एक डीई और डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और किस तरीके से अब डेटाबेस के साथ जितने भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं वो सारे हम उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि पहले कि हमारे पास डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं ताकि वो हमारे जितने भी ऑपरेशन है एसक्यूएल डेटाबेस के साथ वो कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफुल्लाह हियर अगेन विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर आर्किटेक्चरल कंपोनेंट्स के साथ काम करते हुए और एक नोट टेकिंग एप्लीकेशन डेवलप करते हुए इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखेंगे कि किस तरीके से डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो ऑल्दो मैंने पहले भी आपको बताया, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे स्लाइड के ऊपर हूँ, ऑलरेडी हमने इसको देखा हुआ इंट्रोडक्शन के अंदर कि जब भी हमने रूम डेटाबेस के साथ काम करना होता है हम बेसिकली एक डी ऑब्जेक्ट को डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये एंड्रॉइड के रिलेटेड कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ एंड्रॉइड में हम इनको यूज़ करते हैं। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हम इनको इस चीज़ से रेफर करते हैं कि ये बेसिकली एक इंटरफेस होते हैं। इंटरफेस होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट जो कि इंटरनली ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेटेड इंप्लीमेंटेशन करता है उस इंटरफेस की और बेसिकली हमें डिफरेंट ऑपरेशंस प्रोवाइड करता है जो हम किसी भी परसिस्टेंट स्टोरेज के साथ काम कर सकते हैं। वो आपका लोकल डेटाबेस हो सकता है लाइक एसक्यूएलाइट रूम हमारे केस में इस वीडियो के अंदर, जहाँ फिर आप किसी रिमोट सर्वर से देख सकते हैं। अगर आपने रेट्रोफिट की वीडियो मेरी देखी हो, मैं यहाँ पे अगेन उसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने वो देखी हो तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हमने बेसिकली एक डीए और डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया होता है। वो सिंपल एक इंटरफेस होता है। इस वीडियो में हम इसको डिफाइन भी करेंगे, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। सिर्फ सिंपल एक इंटरफेस होता है, उसके अंदर हम ऑपरेशन डिफाइन कर देते हैं। हमें ये वाले ऑपरेशन चाहिए, ये उसका डेटा चाहिए, लेकिन वो किस तरीके से डेटा डाउनलोड करना है या डेटाबेस में से रीड करना है, अगर लोकल डेटाबेस है हमारे केस में, वो हम अपने इंटरफेस को नहीं बताते। वो डीईओ के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से उसको रीड करता है। तो इस चीज़ के लिए बेसिकली हम रूम को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले फिर जो काम होगा मैं जाऊँगा यहाँ पे मैं एक न्यू डेटाबेस पैकेज क्रिएट कर लूँगा और इसको बेसिकली मैं कह दूँगा डेटाबेस। और जो मेरी नोट एंटिटी की क्लास है इसको बेसिकली मैं अपने डेटाबेस के पैकेज के अंदर जो है वो मूव कर दूंगा और यहाँ पे रीफैक्टर कर दूंगा ताकि मेरे पास पैकेज है वो अपडेट हो जाए। तो मॉडल के अंदर सिर्फ मेरे पास नोट्स अडाप्टर रहेगा। अब यहाँ पे डेटाबेस के अंदर एक न्यू हमने क्लास क्रिएट करनी है। क्लास तो नहीं बल्कि इंटरफेस होगा और मैं इसको कह दूंगा नोट्स डीएओ। ओके कर देंगे तो इंटरफेस मेरा जनरेट हो गया। अब स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, रूम के साथ काम करने के लिए कोई भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है आप डीईओ को यूज़ करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर एक टेबल के लिए जनरली हम एक डीईओ डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नोट्स टेबल के साथ काम करना है, मैंने जो डीईओ डिफाइन किया उसका हमने इंटरफेस उसका नाम दे दिया नोट्स डीईओ। इसका मतलब है कि आप पूरी एप्लीकेशन किसी भी लेवल के ऊपर हमारी एप्लीकेशन और प्रेजेंटेशन लेयर हो, जब भी उसने डेटाबेस में से नोट्स के साथ कोई काम करना है वो बेसिकली इस डीईओ के थ्रू काम करेगी। अब नेक्स्ट ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल टेबल्स हैं आप मल्टीपल टेबल्स के लिए मल्टीपल नोड डीईओ डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि कोई आपके पास हार्डकोडेड रूल है कि आपने सिर्फ एक टेबल के लिए एक ही डिफाइन करना है, आप ज्यादा नहीं कर सकते। आप ज्यादा कर सकते हैं लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास ये एक टेबल के लिए एक डीईओ डिफाइन करते हैं। उस टेबल के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो इसी डीईओ के अंदर डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास राइट में एक ही टेबल है तो हम एक ही डीईओ डिफाइन किया हमने। अब तो जो फर्स्ट स्टेप होगा सेम है जिस तरीके से हमने अपनी एंटिटी क्लास के साथ देखा था। सबसे पहले बेसिकली हमें यहाँ पे इसको एनोटेशन देनी पड़ेगी डीईओ की कि ये हमारे पास एक डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है। उसके बाद बेसिकली हम इसके अंदर जो बाकी अपने ऑपरेशन होंगे वो परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो मेथड होगा उसको बेसिकली मैं उसके लिए यूज़ करूंगा। जो मेरे पास इंसर्ट का मेथड होगा तो मैं अगेन एनोटेशन यूज़ करूंगा इंसर्ट की। अब जब हमारे पास इंसर्ट की एनोटेशन आ गई, हमने जब इंसर्ट ऑपरेशन करना उस मेथड के ऊपर उससे पहले हमें ये एनोटेशन यूज़ करनी पड़ती है। तो ये पैरामीटर लिस्ट के अंदर आपने देखा बेसिकली हमसे ऑन कन्फ्लिक्ट ये स्ट्रेटजी लेती है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा ऑन कन्फ्लिक्ट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फिर पास कर दूंगा ऑन कन्फ्लिक्ट स्ट्रेटजी डॉट। आपने देखा हमारे पास रिप्लेस है, अबोर्ट है और हमारे पास फेल है, इग्नोर है, रोल बैक है। डिफॉल्ट वाली अबोर्ट होती है हमारे पास, मैं यहाँ पे जो है वो रिप्लेस को यूज़ करूंगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये बेसिकली क्या है। वाइड रिटर्न होगा हमें और इस मेथड को हम कह देंगे इसको हम कह देंगे इंसर्ट नोट और यहाँ पे नोट एंटिटी होगी हमारे पास नोट एंटिटी। और ये अब ये मेथड बेसिकली क्या करेगा, सिंपल इतना सा हमने कोड करना है। इस मेथड को जहाँ से भी हम कॉल करेंगे और इसको एक नोट ऑब्जेक्ट पास करेंगे, दैट्स इट। इंटरनली रूम इसके लिए इंप्लीमेंटेशन खुद जनरेट करेगा, एसक्यूएल की और टेबल क्रिएट करेगा और जो है वो डेटाबेस के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट करेगा डिफरेंट कॉलम्स के अंदर। ये टोटली रूम के ऊपर है। तो ये सारी हमारे पास पावर आती है रूम की तरफ से। अब बात कर लेते हैं ऑन कन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी के ऊपर क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक नोड को इंसर्ट करते हैं जिसकी आईडी 1 है। अगर आप दोबारा एक नोड इंसर्ट करते हैं जिसकी आईडी अगेन 1 है तो वहां पे हमारे पास डेटाबेस में
कन्फ्लिक्ट आएगा तो वहाँ पे हम ये डिफाइन करेंगे, अगर कोई कन्फ्लिक्ट आ जाए तो आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी नोड को एडिट करेंगे तो हम उस नोड की आईडी तो चेंज नहीं करेंगे, हम सिंपली उसी नोड को दोबारा अपडेट करेंगे तो हमें हमारी आईडी तो वही रहेगी। तो इसका मतलब है कि हमारा ये वाला मेथड अब 2 ऑपरेशंस के लिए यूज होगा। आप इसी के थ्रू इंसर्ट भी कर सकते हैं कोई न्यू आईडी, अगर आप एग्जिस्टिंग आईडी के ऊपर डेटा इंसर्ट करेंगे तो उसको अपडेट भी कर देगा, और ये दोनों के लिए हमारे पास यूज होगा। और जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास इसकी वैल्यू थी वो आपने देखा बेसिकली हमारे पास अबोर्ड थी। अगर आप ये चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हमारे पास कोई भी डेटा है, जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट है कि अगर एक ही आईडी का डेटा दोबारा आए तो एग्जिस्टिंग आईडी का डेटा को अपडेट किया जाए, नोट अपडेट हो। अगर आप अबॉर्ट करना चाहते हैं, फेल ऑपरेशन करना चाहते हैं, रोल बैक करना चाहते हैं कि जितना भी डेटाबेस में मल्टीपल वैल्यूज बेशक इंसर्ट हो रही हैं सारी रोल बैक हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं रिप्लेस को यूज़ करूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसी लाइन को मैं इसी मेथड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। अब ये मेथड बेसिकली मेरे पास क्या करेगा, ये इसको मैं इंसर्ट नोट नहीं करूँगा बल्कि मैं बोलूँगा इंसर्ट ऑल, और ये मल्टीपल नोट्स के ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करेगा। इसको हम यूज़ करेंगे जो सैम्पल डेटा हमारा 3 नोट्स उसको इंसर्ट करने के लिए। तो ये आप बेसिकली लिस्ट लेगा हमसे, लिस्ट ऑफ नोट एंटिटी, जो लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे नोट एंटिटी यहाँ पे कह देंगे, बल्कि इसको नोट एंटिटीज कह देंगे। तो ये अब क्या होगा, हम लिस्ट आप यहाँ तो लिस्ट को यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल नोट एंटिटीज़ के लिए, या फिर आप रे यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मैं यहाँ पे लिस्ट यूज़ करूँगा। तो अगेन यही मेथड ये इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। लेकिन अब रूम को बेसिकली हमने इनफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है कि हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, ये इनपुट होगी, ये आउटपुट होगी। पॉसिबल अगर कोई एरर्स हैं तो उनके ऊपर आप ये करोगे, दैट्स इट। रूम इंटरनली खुद इसके लिए इंप्लीमेंटेशन जनरेट करेगा। ये तो मेरे पास डेटाबेस में जो 2 रिक्वायर्ड ऑपरेशन है हमारे, इंसर्ट और अपडेट, वो दोनों हो गए। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारा होगा वो बेसिकली डिलीट ऑपरेशन होगा। हमने किसी नोड को डिलीट करना है तो उसके लिए अगेन यूज कर लेंगे वाइड डिलीट नोड, और इसको सिंपल एक नोट एंटिटी पास करेंगे। जो नोट एंटिटी हम पास करेंगे सिस्टम उसको डिलीट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है वो क्यूरी होगी। मैं क्यूरी यूज करूंगा। अब इसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली मैं एसक्यूएल की स्टेटमेंट यहाँ पे टाइप करूंगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नोट। अब इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी कि सिस्टम ने ऑटोमेटिकली हमें यह बता दिया कि जो टेबल हमारे पास है वो नोट है। अगर आपने नोट किया हो, जब हमारे पास नोट एंटिटी क्लास है, इस क्लास का नाम हमारे पास नोट एंटिटी है, लेकिन चूंकि हमने ये क्लास का नाम है नोट एंटिटी, लेकिन जो हमने यहाँ पे एनोटेशन एंटिटी यूज की उसके अंदर टेबल नेम दिया है वो नोट्स का है। तो जब हमने इसको बिल्ड किया था प्रोजेक्ट को लास्ट वीडियो के अंदर, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम ने देख लिया, ये एंड्रॉइड स्टूडियो का हमारे पास फीचर है कि वो हमें ऑटो कंप्लीशन के लिए अलाउ कर रहा है कि हम नोट्स को यूज़ करें, ताकि हम कोड को मोर डायनामिकली और मोर कह लें कि रोबस्ट तरीके से इसको यूज़ कर सकें। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम नोट्स, तो सारे नोट्स जो मुझे यहाँ पे रिटर्न होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिकली यूज़ करना चाहता हूँ वेयर क्लास को। एक नोड को एक्सेस करना है मैंने, वेयर ID इज इक्वल्स, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ID। तो ये बेसिकली क्या मैं यहाँ पे बेसिकली एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ अपने इस स्टेटमेंट के अंदर। यहाँ पे बेसिकली क्या है, मेथड डिफाइन करने से पहले आपको बता दूं कि हम बेसिकली एक नोड को रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें एक नोट मिलेगा, नोट एंटिटी, और इसको मैं कह दूंगा गेट नोट बाय ID, और इसको इंटीजर ID पास करेंगे। तो आपने देखा हमारे पास एरर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। बेसिकली हम क्यूरी डिफाइन कर रहे हैं, जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे गेट नोट बाय ID, हम इसको एक ID पास करेंगे। वो ID बेसिकली, अब ये जो ID है यहाँ पे वेरिएबल का नाम और ये जो नाम है ये दोनों मैच करने चाहिए, अदरवाइज हमारे पास एरर आएगा। क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रूम ऑटोमेटिकली इसको और इस ID को मैच करके वैल्यू जो हम यहाँ पे पास करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस स्टेटमेंट के साथ, इस SQL स्टेटमेंट के साथ उसको कंकैटिनेट कर देगा। लेकिन हमारे लिए बैकग्राउंड के ऊपर रूम ऑटोमेटिकली जो भी हमारे पास वैल्यूज की मैचिंग वगैरह होगी, कंकैटिनेशन होगी, वो खुद करेगा। तो यहाँ पे आपको SQL स्टेटमेंट का पता होगा, सिंपल हम एक नोड एक्सेस कर रहे हैं, जो बेसिकली हम उसकी ID देंगे तो वो हमें मिलेगा। सारे नोड्स भी हमने एक्सेस करने हैं, तो उसके लिए गेन क्यूरी को यूज करेंगे। SQL क्यूरी यहाँ पे दे देंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम नोड्स, और अब मैंने जो है वो उनको ऑर्डर बाय करना है, यूज कर लेंगे ऑर्डर बाय, और ऑर्डर बाय मैंने करना है डेट के थ्रू, और जो डेट के थ्रू मैंने ऑर्डर बाय करना है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। वो क्यों? क्योंकि बेसिकली मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी नोट्स मैं अपने लिस्ट के अंदर शो कराऊंगा, जो अपडेटेड नोट्स होंगे या नोट्स जो हमने रिसेंटली ओपन किए हुए हैं या उनको एडिट किया हुआ है या उनको हमने न्यू नोट्स क्रिएट किए हुए हैं, जो नोट्स डेट के लिहाज से अभी लेटेस्ट हैं वो टॉप के ऊपर शो हो, इसलिए उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम रिटर्न करेंगे। तो अब यहाँ पे बेसिकली जो वैल्यू हमें रिटर्न होगी, एक नोट नहीं मिलेगा बल्कि हमें लिस्ट ऑफ नोट एंटिटी मिलेगा, और इसको मैं कह दूंगा गेट ऑल नोट्स। तो दैट्स इट। हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस आती है, सॉरी, SQL की स्टेटमेंट है हमारे पास ऑर्डर बाय। तो अब क्या होगा, इस मेथड को जब भी हम कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली रूम को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सारी हमने दे दी हुई है, वो इंटरनली ऑटोमेटिकली इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी डेटा रिटर्न होगा उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करेगा हमारी इस लिस्ट ऑफ नोट एंटिटीज़ के अंदर, नोट एंटिटी क्लास के लिस्ट के अंदर, और हमें रिटर्न कर देगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मैं ऑपरेशन यहाँ पे डिफाइन करूंगा, अगेन एक क्यूरी को यूज़ करूंगा। अब यहाँ पे मैंने ऑपरेशन डिफाइन करना है बेसिकली जितने भी नोट्स हैं सबको एक साथ डिलीट करने के लिए, तो मैं यूज़ कर लूँगा डिलीट फ्रॉम नोट्स। तो ये हमें सिंपली इंट रिटर्न करेगा और मैं कह दूंगा इसको डिलीट ऑल नोट्स। अगेन दैट्स इट, हमने रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे दी। इस कोड की जितनी भी इंप्लीमेंटेशन होगी वो हमारे लिए बैकग्राउंड के ऊपर खुद ही जनरेट करेगा। हम सिंपल ये कह रहे हैं कि हमारे पास जितने भी नोट्स हैं वो डिलीट हो जाएं और एट द एंड सिंपल एक क्यूरी और जो है हम यहाँ पे टाइप करेंगे और इसको मैं कह दूंगा, इसके लिए मैंने काउंट करना है तो मैं कर लूँगा सेलेक्ट फ्रॉम नोट्स और इसको कह दूंगा इंट गेट काउंट। तो अगेन दैट्स इट, ये सारा कोड था जो बेसिकली हमारे पास रिक्वायर्ड था। तो अभी देख लेते हैं कौन कौन से ऑपरेशन हमने करने थे। उससे पहले अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स देखें तो हमारे पास मेन तो डेटाबेस कोई भी हो 4 ही ऑपरेशन होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। हमने सबसे पहले हमने कोई नोट क्रिएट करना है, ठीक है जी, हम इस मेथड को यूज़ करेंगे। अगर हमने कोई अपडेट करना है तो अगेन हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे। अगर पहली दफ़ा करेंगे तो हमारे पास वो क्रिएट हो जाएगा, सेकंड टाइम उसी आईडी को इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास वो अपडेट हो जाएगा। ये एक ही मेथड हमारे पास क्रिएट और अपडेट दोनों करेगा। नेक्स्ट ये है कि अगर हम सैम्पल डेटा को जब इंसर्ट करेंगे तो मल्टीपल नोट्स एट द सेम टाइम हमने इंसर्ट करने हैं, तो उस केस में हम जो बेसिकली लिस्ट सेंड करेंगे तो मल्टीपल नोट्स भी हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हमने बेसिकली नोट कोई एक नोट है जो डिलीट करना है, तो सिंपल वो एक नोट जो हम डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे नोट जो सेंड करेंगे इस मेथड को, वो वाला नोट डेटाबेस में से रूम ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेशन जनरेट करेगा इस कोड की, एसक्यूएल कोड वगैरह जो भी होगा इसको डिलीट कर देगा। नेक्स्ट अगर हमने कोई एक नोट एक्सेस करना है या ओपन करना है, या एक नोट डेटाबेस में से रीड करना है बाय इट्स आईडी, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, क्यूरी डिफाइन किया हमने। अगेन ये जहाँ पे जो आपने पैरामीटर डिफाइन किया और यहाँ पे जो पैरामीटर डिफाइन किया, इन दोनों की आईडी सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे बेसिकली हम क्यूरी जनरेट करें कि जितने भी नोट्स होंगे वो सारे रिटर्न होंगे, लेकिन वो ऑर्डर बाय होंगे, डेट और डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो लेटेस्ट नोट्स होंगे वो पहले नजर आएंगे, पहले मिलेंगे हमें, और जो हमारे पास पुराने नोट होंगे वो हमें बाद में मिलेंगे लिस्ट के अंदर। तो ये जब हो गया, नेक्स्ट हमने सारे अगर नोट्स डिलीट करने हैं तो वो हमने कर लिया डिलीट फ्रॉम नोट्स। तो जितने भी नोट्स होंगे सारे डिलीट हो जाएंगे। ये इंटीजर रिटर्न करेगा नंबर ऑफ अफेक्टेड रोज, और यहाँ पे हमने बेसिकली काउंट यूज कर लिया कि कितने नोट्स हमारे पास डेटाबेस में अवेलेबल हैं। तो ये बेसिकली ऑपरेशंस थे जो हम डेटाबेस के साथ काम करना चाहते हैं। ये हमारे पास डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है DAO। हम बेसिकली क्या करेंगे, पूरी एप्लीकेशन में से कहीं पे भी नोट्स DAO के साथ इस मेथड को कॉल करेंगे। अब अगर एक चीज़ गौर करें या देखें, वो ये है कि बेसिकली ये तो हमारे पास इंटरफेस है। जब तक कोई क्लास या हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे इन मेथड्स को, तो हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो यही हमारे पास ब्यूटी है रूम लाइब्रेरी की, कि हम बेसिकली किसी भी क्लास के ऊपर इसको एक्सेस करेंगे नोट्स DA को, तो हमारे पास रूम ने इन जितने भी मेथड्स हैं इनकी इंप्लीमेंटेशन इंटरनली रूम ने जनरेट की होगी, इसलिए हम इनको कॉल कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो एक दफ़ा प्रोजेक्ट को बिल्ड कर लें, मेक प्रोजेक्ट। तो हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली जो बिल्ड हो चुका है, इसका मतलब जितना भी हमारा कोड था आपको अपडेट हो चुका है, सारा कोड हमारा जहाँ पे जो है वो रेडी है। तो ये था गाइस किस तरीके से हम जो है एक डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं अपने रूम डेटाबेस के साथ डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो अब मैंने यहाँ पे जो है वो 5-6 ऑपरेशन जो हमने परफॉर्म किए हैं कि इंसर्ट अपडेट का, इंसर्ट ऑल का यानी कि मल्टीपल वैल्यू इंसर्ट करने का, कोई सिंगल नोट डिलीट करने का, कोई सिंगल नोट रीड करने का, मल्टीपल नोट्स को रीड करने का यूजिंग डेट, ऑर्डर बाय डेट, डिसेंडिंग ऑर्डर, सारे नोट्स डिलीट करने का, और जितने भी अवेलेबल डेटाबेस के अंदर वैल्यूज होंगे, नोट्स होंगे, उनका काउंट लेने का। अब आप यहाँ पे अपने डिफरेंट ऑपरेशंस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और उनकी इंप्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली रूम हमारे लिए जनरेट करेगा। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। इन वीडियो को मैं इसलिए सेपरेट रख रहा हूँ, थोड़ा अलग अलग, कि एक स्टेप बाय स्टेप हम चलें। एक ही वीडियो में सारा काम हम इसलिए नहीं कर रहे कि थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं रूम के रिलेटेड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल SQLite डेटाबेस को डिफाइन करते हैं यूजिंग रूम डेटाबेस। तो वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड या जनरली तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा प्रोफाइल लिंक भी दिया गया, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी इशू के रिलेटेड। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द होल प्लेलिस्ट एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।